क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफी। अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं, फिर अपनी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। देखिए, हम मुख्य रूप से इस चैनल पर यूजीसी नेट जो 25 कोड है संस्कृत का, उसकी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जिसके संदर्भ में हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया है, ये भी हमारा पूरा हो गया है, ये भी हमारा टेलीग्राम पर पड़ा है, ये भी मैंने करवा दिया है, ये भी मैंने करवा दिया है, ये भी हो गया है, और ये भी, मतलब ये आज कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आज इसी की कक्षा है ज्योतिष वाली, तो आज इसी की कक्षा होगी और ये पूरा का पूरा जो यूनिट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में ये जो वैदिक सूक्त हैं ये भी हमने स्किप कर दिए हैं। देखिए, इसमें हमने अग्नि सूक्त पढ़ा है और ये भी टाइप करने रह गए हैं। इसमें मैंने कुछ टाइप कर लिए हैं, कुछ टाइप करने रह गए हैं, तो जो टाइप हो जाएगा उसको करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें छूटी हैं यहाँ पर अभी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, देखिए ये पूरा का पूरा ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। उपनिषद में हमने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद हमने पढ़ लिया है, तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ लिया है। अभी हमारे 1, 2 और 3 ये 3 उपनिषद रह गए हैं, इनको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। एक कक्षा का केवल एक कक्षा में ये हो जाएगा हमारा, ये जो ऋग प्रातिशाख्य है केवल एक कक्षा का है, तो एक कक्षा में इसको पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला रहता है निरुक्त का। ठीक है, तो इसकी 2-3 कक्षा होंगी, अभी निरुक्त हमने छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये वाला जो है ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया है, पूरी ये वाला जो यूनिट है ये पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें हमने चारवाक, जैन और बौद्ध, ये जो नास्तिक दर्शन है इनको अभी स्किप इसलिए किया है, स्किप कर दिया है, स्किप इसलिए किया है क्योंकि ये हमें आगे चौथी यूनिट में भी पढ़ना है, यानी सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार जैन मत और बौद्ध मत को पढ़ना है, तो इसको तभी समाप्त कर दिया जाएगा पूरा। तो हमने देखिए ये न्याय पूरा पढ़ लिया, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये पूरा का पूरा हमने कवर कर दिया है। उसके बाद यानी ये तीसरी यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो चौथी यूनिट है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिए इसमें हमने ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका ये पूरी कंप्लीट कर दी है। इसके सारे महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक इसमें लगे हुए हैं सारे पढ़ लिए हैं। सदानंद योगेंद्र का वेदांत पूरा पढ़ लिया है यहाँ से और यहाँ तक। और फिर उसके बाद अन्नम भट्ट की जो तर्क संग्रह है, अन्नम भट्ट की तर्क संग्रह ये हमारी चल रही है अभी करंट में। इसकी 3 कक्षाएँ हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम केशव मिश्र की तर्क भाषा करेंगे। जब ये वाला ग्रंथ पूरा हो जाएगा उसके बाद ये वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी जो कक्षा होती है ना, इसकी जो कक्षा है वो 10 बजे होती है, 10 बजे के आसपास, 10 बजे तक आपको वीडियो मिल जाती है इसकी डेली, तो ये चलती है। और उसके बाद देखिए एक कक्षा होती है हमारी शाम को 6 बजे, जिसमें हम ये वाला कवर करवा रहे हैं। तो ये वाली 5वीं यूनिट हमारी एकदम पूरी हो गई है। इसमें हमने देखिए ये सारा का सारा पढ़ लिया है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र कैयट, शाकटाइन, हेमचंद श्री, सारस्वत, व्याकरणाचार्य, इन सबको हमने पढ़ लिया है शब्दशः। इनकी रचनाएं पढ़ ली हैं, इनका कालक्रम पढ़ लिया। यहाँ से ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इनके जो भी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, गुरु, शिष्य या रचना या इनका समय, वो सब पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पाणिनि शिक्षा इसमें शुरू की है। डेली आपको 6 बजे वीडियो मिल रही है पाणिनि शिक्षा की। ठीक है, उसके बाद हमने भाषा विज्ञान पूरा का पूरा पढ़ लिया है। भाषा विज्ञान में क्या क्या पढ़ा है भाई, देखिए भाषा की परिभाषा हमने देखी है, भाषा का वर्गीकरण देखा है, आकृति और परिवारक मूलक दोनों देख लिया है, और उसके बाद ध्वनियों का वर्गीकरण भी देखा है, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, यानी और लुंठित, इस प्रकार से, मतलब ये जो भेद इसमें किए गए हैं ध्वनि के वो सारे के सारे देखे हैं। और मानवीय ध्वनि यंत्र पूरा का पूरा देखा है, और ध्वनि परिवर्तन के कारण भी हमने देखे हैं, और ध्वनि नियम इसमें से ग्रीम, ग्रासमैन और वर्णन तीनों को पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ें हैं इसमें, फिर उसके बाद हमने अर्थ परिवर्तन की दिशाएं भी पढ़ी हैं, उनके कारण भी पढ़े हैं, और वाक्य का लक्षण भेद भी पढ़ा है, और उसके बाद भारोपीय परिवार भी पढ़ा है, यानी उसका सामान्य परिचय हमने उसको पढ़ा है। उसके बाद वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य में अंतर ये भी देखा है, भाषा तथा बोली में अंतर, और भाषा तथा देखिए भाषा और बोली में अंतर, और भाषा और वाक में अंतर, ये इन सारे के सारे टॉपिकों को हमने पीछे कवर करवा दिया है नहीं। तो ये कक्षा कहाँ पर मिलेंगी आपको, मैं एक बार इसकी झलक आपको बता देता हूँ। हाँ भाई, कहाँ थे हम, मैं आपसे कह रहा था कि आप इन कक्षाओं तक कैसे पहुँच सकते हैं। देखो 2 तरीके हैं, 3 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका यह है कि ऊपर देखो आई बटन आया होगा, इस आई बटन पर क्लिक करो, सीधे चैनल पर चले जाओगे, मतलब सीधे आप कहाँ चले जाओगे, प्लेलिस्ट में चले जाओगे। दूसरा तरीका क्या है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर हर एक यूनिट की
प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। पहली यूनिट की अलग है, दूसरी यूनिट की अलग है, यानी पहली और दूसरी की तो एक ही बना रखी है, तीसरी यूनिट की अलग है, चौथी यूनिट की अलग है और पाँचवीं यूनिट की अलग है। ठीक है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये हो सकता है, आप यूट्यूब पर ऑनलाइन संस्कृत साहित्य सर्च करें या मेरा नाम डालें, है ना। तो इसको डालने के बाद चैनल पर आएंगे, चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे, उसमें वीडियो वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्रमशः सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो जिस यूनिट को भी आप पढ़ना चाहते हैं उस यूनिट पर क्लिक करेंगे, उस यूनिट में जितने भी विषय लगे हुए हैं सबको आप पहचान सकते हैं। थंबनेल वगैरह वहाँ पर दिख जाएगा आपको, तो थंबनेल से आप पहचान सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है यानी कौन सा विशेष दर्शन पढ़ना है, यानी आपको दर्शन पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है या पहली यूनिट कवर करनी है, भाषा विज्ञान पढ़ना है, तो सब वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये तरीका है। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं? आज हम पढ़ रहे थे वेदांग, तो वेदांग में हमने शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ये 4 वेदांग पढ़ लिए। उसके बाद ज्योतिष और कल्प 2 रह गए हैं। अब आज उन दोनों के दोनों वेदांगों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं उस PDF को निकाल लेता हूँ जहाँ पर हमारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए हम अपने उस पर आ गए हैं विषय पर, और ये जो विषय है भाई बहुत रिसर्च करके लिखा गया है, तो अलग से इसकी कक्षा बन सकती है और इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, तो इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं। देखिए षड वेदांगों के परिचय में ज्योतिष शास्त्र का संकेत पहले किया जा चुका है। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है, इस लाइन से आपका कोई लेना देना है नहीं, कोई मतलब नहीं इस लाइन का, इसको आप यहाँ से काट सकते हैं। अब देखो कहाँ से है, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ज्योतिष शास्त्र को पहल गणित और फलित इन 2 रूपों में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना, बिल्कुल एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ को एकदम अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। बुद्धि को और अपनी कॉपी को खोल करके बैठना, बिल्कुल ठीक है। पेन हाथ में ले लेना, जो चीज़ें महत्वपूर्ण लगे वो लिख लेना। देखो ज्योतिष शास्त्र को पहले के समय में गणित और फलित इन 2 रूपों में स्वीकार किया गया। बाद में वह स्कंध त्रय के नाम से जाना जाने लगा। स्कंध त्रय किसको कहते हैं? स्कंध त्रय में 3 चीज़ें हैं, त्रय का मतलब 3। कौन कौन से स्कंध त्रय? सिद्धांत, संहिता और होरा। ठीक है, इन तीनों विभागों में बांट दिया गया। ठीक है, ये इतनी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद और संप्रति उसका ये क्या लिख रहा है भाई? पश्च रूपात्मक, ठीक है, पश्च रूपात्मक होरा, गणित, संहिता, प्रश्न और निमित्त में विकास हुआ। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें हुई। उसके बाद होरा देखिए, होरा ज्योतिष क्या है सबको बताने हैं। होरा क्या है? देखिए होरा क्या है? ज्योतिष का एक अंग है जिसका नाम जातक भी है। जातक भी कहते हैं इसको। जन्म कुंडली में 12 भावों के फलाफल का विवेचन करना ही होरा शास्त्र का विषय है। समझ में आया होरा क्या है? अब विराह, मीरी और नारचंद और सिद्धसेन, ढूंढीराज, केशव, श्रीपति और श्रीधर प्रभृति ज्योतिर्विद होरा ज्योतिष, नहीं होरा, देखिए होरा ज्योतिष, ये यहाँ पर वो नहीं लगाए हैं कॉमा, ये अलग है। ठीक है, के प्रतिनिधित्व आचार्य हुए हैं। मतलब ये जो होरा ज्योतिष है इसके बहुत सारे आचार्य हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ये वाले हैं, देखिए वराहमिहिर, फिर नारचंद हैं, सिद्धसेन हैं, ढूंढीराज हैं, केशव हैं, श्रीपति हैं और श्रीधर हैं। ये क्या हैं? इसके होरा ज्योतिष के प्रतिनिधि आचार्य हुए हैं।
उसके बाद दूसरी है गणित ज्योतिष। 3 चीज़ें बताई थी ना, देखो पहले यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ें बताई। पहले इन्होंने 3 चीज़ें बताई स्कंद त्रय के नाम से, सिद्धांत, संहिता और होरा। तो होरा को हमने जान लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसके 5 भेद किए गए। 5 भेद कौन से? होरा, गणित, संहिता और देखिए प्रश्न और निमित्त। तो इन सबको बता रहे हैं। सबसे पहले होरा बताया, फिर अब गणित को बताएंगे गणित क्या है। तो गणित के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए गणित ज्योतिष में कालगणना, गणित ज्योतिष में कालगणना और सौर चंद्रमा का प्रतिपादन, ग्रह गतियों का निरूपण और प्रश्न उत्तर विवेचन और अक्ष क्षेत्र संबंधी अक्षजया, लंबजया, द्युजया, कुजया, तद्धिति यानी तद्धिति और शमशंक आदि का निरूपण है। किसमें? गणित ज्योतिष में। उसके बाद आगे क्या है? देखिए संहिता, संहिता ठीक है, ये वाला भेद किया गया था ना संहिता का। देखिए होरा हो गया, गणित हो गया, अब आएगा संहिता। संहिता को बता रहे हैं। देखिए संहिता जो है, संहिता ज्योतिष के अंतर्गत भूशोधन, दृक् शोधन, दिख रहा ये दिशा शोधन होगा शायद, और शल्योद्धार, शल्य चिकित्सा इत्यादि, ठीक है, चीर फाड़ इत्यादि, और मेलापक। उसके बाद आयाध्यतन, फिर गृह प्रवेश, मुहूर्त गणना, उल्कापात, अतिवृष्टि, ग्रहों के उदय अस्त का विचार और ग्रह फल आदि विषयों का विवेचन है। किसमें? संहिता ज्योतिष में। प्रश्न ज्योतिष में प्रश्नाक्षर, प्रश्न लग्न और स्वर ज्ञान की विधियां वर्णित हैं। ठीक है, देखो ये रहा। उसके बाद क्या आता है? हमने होरा देखा, गणित, संहिता और फिर प्रश्न। तो प्रश्न देख लिया। देखिए और देखेंगे प्रश्न के बारे में कुछ चीज़ें। देखिए प्रश्न ज्योतिष में प्रश्नाक्षर, प्रश्न लगन और स्वर ज्ञान की विधियां वर्णित हैं। अच्छा, ये दो टाइप हो गया यहाँ से, इस लाइन को यहाँ पर काट देना है। उसके बाद सुकुन ज्योतिष। सुकुन है क्या पीछे? प्रश्न और निमित्त। चलिए निमित्त होगा या सुकुन, देखते हैं अभी क्या है। सुकुन ज्योतिष का नाम निमित्त शास्त्र भी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, निमित्त है। ठीक है, अगला निमित्त ही तो रह गया था। देखिए हमने किसको देखा? होरा, गणित, संहिता, प्रश्न और अंतिम क्या है? निमित्त है। तो निमित्त को बता रहे हैं। सुक्न ज्योतिष भी कहते हैं इसको। सुक्न ज्योतिष का नाम निमित्त शास्त्र भी है। इसमें शुभाशुभ फलों का वर्णन है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता के विषय में बात कर रहे हैं। अब देखिए मंत्र संहिताओं में, वैदिक साहित्य में, महाभारत में, कल्पसूत्रों में, निरुक्त में और अष्टाध्यायी में हमें ज्योतिष शास्त्र की प्राचीनता का पता चलता है। ठीक है, और जैन साहित्य में। तो इन जगह पर हमें इसकी प्राचीनता का पता चलता है। मतलब इनके विषय में, ज्योतिष शास्त्र के विषय में यहाँ पर उल्लेख मिलते हैं। इसीलिए हम ये पता लगाते हैं कि ये प्राचीन काल का है। ठीक है भाई, महाभारत है, यदि महाभारत में ऐसी चीज़ें मिलती हैं ज्योतिष शास्त्र की, तो महाभारत से पहले की चीज़ें हैं। ठीक है, मंत्र संहिताओं में मिलता है तो कहते हैं कि वेद से भी हो सकता है कि प्राचीन हो। वैदिक साहित्य में मिलता है तो वेद के आसपास हो, यानी निरुक्त में मिलता है तो यास्क मुनि के से पहले की बात हो, तो जैन साहित्य में मिलता है तो जैनियों से पहले की बात हो। ठीक है, तो ये इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है इससे। उसके बाद देखिए ज्योतिष शास्त्र का काल विभाजन देखते हैं। आधुनिक, देखिए अंध युग आदि काल से 10,000 ईसा पूर्व तक, फिर उदय काल रहा। देखिए अंध युग, ज्योतिष शास्त्र का काल विभाजन देख रहे हैं ना, तो इसमें कौन से युग रहे? एक तो पहला अंध युग रहा, दूसरा उदय काल हुआ, तीसरा आदि काल हुआ, चौथा पूर्व मध्य काल हुआ, पांचवा उत्तर मध्य काल हुआ और छठा आधुनिक काल हुआ। ठीक है, ये था ज्योतिष के बारे में। अब यहाँ पर इनका समय भी है। तो अंध युग जो है वो आदि काल से लेकर के, आदि का मतलब प्रारंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। मतलब भाई ज्योतिष शास्त्र के यदि हम काल की बात करते हैं ना, तो ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। उदय काल की बात करते हैं तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। आदि काल की बात करते हैं 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1600 ईस्वी से लेकर के अब तक। ये क्या है? इसका ज्योतिष शास्त्र का काल विभाजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद
अब एक एक करके इनको बता रहे हैं। देखिए अंधकार युग क्या है, उदय काल क्या है। अंधकार युग ये वाला है, अंधयुग या अंधकार युग, ठीक है। देखिए दुनिया के प्रायः सभी देशों के इतिहास का आरंभ अंधकार युग से होता है। इस युग में ज्योतिष शास्त्र एक अस्पष्ट, अप्रधान और परतंत्र अवस्था में धर्म और दर्शन के साथ एकाकार था। उसके बाद उदय काल की बात करते हैं। तो यहाँ से ज्योतिष का, देखिए यहाँ से ज्योतिष का स्वतंत्र विषय के रूप में अपने मौलिक अस्तित्व की प्रतिष्ठा करते हुए प्रतीत होता है। जैन धर्म के द्वादशांग साहित्य में ज्योतिष शास्त्र के विकासमान सिद्धांतों का स्वरूप देखने को मिलता है। हमें इस समय की कोई भी कृति नहीं मिलती, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इस काल में ज्योतिष पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की जाने लगी थी। ठीक है। पराशर संहिता के अनुसार ज्योतिर्विद्या का यह महान ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा आगे विकसित हुआ। सूर्य से मायारुण, ब्रह्म से नारद, व्यास से वैशंपायन आदि शिष्य, वशिष्ठ से मांडव्य एवं वामदेव, पराशर से मैत्रेय और इसी प्रकार पुलस्त्य, गर्ग्य तथा अत्रि आदि से उनके शिष्यों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ठीक है। तीसरा काल रहा आदिकाल। ठीक है। ज्योतिष को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अग्रसर होने का सुअवसर इस युग में मिला। पूर्ववर्ती दो युगों का दाय ग्रहण कर ज्योतिष के बीज रूप में बिखरे तत्वों को अंकुरित होने और विकसित होने का अवकाश भी इसी युग में प्राप्त हुआ। ऋक्, यजु और अथर्व, इन तीनों संहिताओं से संबंध ज्योतिष ग्रंथ है। तीनों ग्रंथों से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ मौजूद हैं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए ऋग्वेद ज्योतिष से संबंधित कौन सा है? ऋग्वेद ज्योतिष से संबंधित ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? ज्योतिष वेदांग है। यानी इसके संग्रहकर्ता कौन है? इसके संग्रहकर्ता हैं लघभ नामक ऋषि हैं। ठीक है। इनकी कुल 36, इसमें कुल कितनी 36 कारिकाएँ हैं। यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है? यजुर्वेद ज्योतिष यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें 41 कारिकाएँ हैं। इसमें से केवल 11 कारिकाएँ ही यजुर्वेद ज्योतिष की हैं, बाकी 30 कारिकाएँ किसकी हैं? ऋग्वेद ज्योतिष से ली गई हैं। उसके बाद अथर्ववेद ज्योतिष में कितनी है? 162 श्लोक लिखे गए हैं। अब देखते हैं आदिकाल के कुछ आचार्य एवं उनके ज्योतिष ग्रंथ की बात करते हैं। आदिकाल है और उसके कुछ आचार्य हैं और कुछ ज्योतिष ग्रंथ हैं। देखो यहाँ पर आचार्य कौन है, उनके ग्रंथ क्या हैं और उनका समय क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आर्यभट्ट प्रथम है और इनका ग्रंथ है क्या? आर्यभट्टीय तंत्र ग्रंथ। आर्यभट्टीय है और एक तंत्र ग्रंथ है, दो हैं अच्छा इनके, और इनका समय क्या है? 476 ईस्वी है। फिर उसके बाद लल्लाचार्य हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है धीवृद्ध दत्तंत्र या धीवृद्धित तंत्र, या इसको ग्रह गणित भी कहते हैं। इसका समय 429 ईस्वी है। फिर उसके बाद इनका दूसरा ग्रंथ मिलता है रत्नकोश, इसका नाम है, और ये कैसा ग्रंथ है? मूर्त ग्रंथ है। ये कैसा है? गृह गणित है। और ये वाला कैसा है? ये मुहूर्त ग्रंथ है। फिर उसके बाद जैन ज्योतिष की बात करते हैं। जैन ज्योतिष आचार्य हुए होंगे ना, तो जैन आचार्य यहाँ पर हैं, तो उनके कुछ ग्रंथ हैं। अच्छा, ये पता नहीं मिलता है, पता नहीं है किसके हैं, लेकिन ग्रंथ हैं। जैसे सूर्य प्रजाप्ति और चंद्र प्रजाप्ति और ज्योतिष करंडक है। ज्योतिष करंडक, ये 3 ग्रंथ हैं। इनके विषय में पता नहीं है ये किसकी रचना है। और इसमें ये जो है ये वाला ज्योतिष करंडिक, इसका जो समय है वो 400 से लेकर के 300 ईसा पूर्व माना गया है। फिर उसके बाद एक जैन आचार्य हुए हैं यति वृषभ। इनका एक ग्रंथ प्राप्त होता है और उस ग्रंथ का नाम है तिलयोपंडपत्ति, और ये क्या है? ये एक गणित है। इसका जो समय है वो 400 विक्रम है। ठीक है। उसके बाद पूर्व मध्यकाल, चौथा आता है पूर्व मध्यकाल। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अर्जन
वर्धन और सर्वांगीण प्रगति के लिए ये 5 शतक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सिद्धांत, संहिता और होरा जैसे ज्योतिष के विभिन्न भेदों का निर्माण और उनकी बारीकियों पर सूक्ष्म विचार इसी युग से आरंभ हो गया था। अंकगणित, बीजगणित और रेखगणित यानी रेखागणित विषयक आश्चर्यकारी ठीक है आश्चर्यकारी सिद्धांतों के निर्माण का एकमात्र समय यही था। फलित ज्योतिष इसी युग की प्रमुख देन है। फलित ज्योतिष जो है इसी युग में विकसित हुआ था, ऐसा कह रहे हैं। और आचार्य वराहमिहिर इस युग के प्रवर्तक, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस युग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वराहमिहिर इस युग के प्रवर्तक और प्रथम कोटि के विद्वान हुए हैं, जिनका स्थिति काल 5वीं शताब्दी के लगभग बैठता है। देखिए यशस्वी सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में वराहमिहिर भी एक रत्न गिने जाते हैं और बृहज्जातक वराहमिहिर के अगाध पांडित्य और अद्भुत ज्ञान का प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो वराहमिहिर जो है इनका जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? बृहज्जातक, ठीक है, ये याद रखना। पूर्व मध्य काल के कुछ आचार्य एवं उनके ज्योतिष ग्रंथ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आचार्य हैं, यहाँ पर उनके ग्रंथ हैं, यहाँ पर उनका समय है और यहाँ पर उनकी क्या टीकाएँ हैं और उन टीकाओं के कौन से टीकाकार हैं उनका यहाँ पर विवरण दिया गया है। एक एक करके देखते हैं। पहले वराहमिहिर हैं, सबसे पहले तो वराहमिहिर हुए इस युग में, और इनकी जो रचना है वो क्या है? इनकी रचना है बृहज्जातक, 5वीं शताब्दी इनका समय है और भट्टोत्पल ने इस पर क्या किया है? टीका की है। फिर उसके बाद कल्याण वर्मा है, इनका जो ग्रंथ है सारावली है, इसका समय 577 ईस्वी है और इस पर कोई टिप्पणी या टीका हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। फिर उसके बाद पृथु यशा हैं और षट पंचाशिका इनके ग्रंथ का नाम है और 600 ईस्वी का समय है और भट्टोत्पल ने इस पर क्या किया है? टिप्पणी की है। फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं और इनका ग्रंथ हमें मिलता है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नाम से, और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है खंडखाद्यक, यानी खंडखाद्यक। इनका जो समय है ब्रह्मगुप्त का वो कितना है? 598 ईस्वी है। फिर भुंजाल हैं और लघुमानस इनका ग्रंथ है और एक और ग्रंथ इनका मिलता है ज्योतिष पटल, यानी ये 2 ग्रंथ इनके मिलते हैं। इनके समय के विषय में ज़्यादा पता नहीं है और इस पर कोई टिप्पण और टीका भी उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद अगले आते हैं श्रीपति, और इनका जो ग्रंथ है पाटी गणित है, इसका समय 1000 ईस्वी है और इनके इस ग्रंथ पर एक टिप्पण मिलता है, एक टीका मिलती है जिसका नाम तिलक है, और ये किसने लिखी है? सिंह तिलक ने लिखी है। सिंह तिलक ने एक तिलक नाम की टीका लिखी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके अलावा श्रीपति के और भी ग्रंथ हमें मिलते हैं, जैसे सिद्धांत शेखर है, बीज गणित है, श्रीपति पद्धति है, फिर उसके बाद रत्नावली है, और फिर उसके बाद रत्नसार है और रत्नमाला है। ये इतने सारे ग्रंथ हमें किसके मिलते हैं? श्रीपति के मिलते हैं। फिर इसी युग में जैन आचार्य भी हुए होंगे, तो जैन आचार्यों में महावीर का नाम हमें मिलता है। ये महावीर स्वामी अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। तो महावीर हैं और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है गणित सार संग्रह। उसके बाद पद्मनंदिनी है और इनकी एक रचना हमें मिलती है जिसका नाम है जम्बू दीप पंडिती, यानी जो भी है देख लेना, जम्बू दीप पंडिती ऐसा है। और उसके बाद अगले जैन आचार्य हुए हैं भट्टवोशरी, ठीक है, भट्टवोशरी, और इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है ज्ञान तिलक। इनका समय 1000 ईस्वी माना गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस युग के अद्भुत टीकाकार कौन हैं? भट्टोत्पल हैं। ध्यान रखना भाई, भट्टोत्पल ने इस युग में बहुत काम किया है, यानी भट्टोत्पल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये प्रधानतः आचार्य वराहमिहिर के टीकाकार थे और यह सत्य है कि वराहमिहिर के व्यक्तित्व को असामान्य ख्याति तक पहुँचाने में भट्टोत्पल की टीका का नाम उल्लेखनीय है। प्रश्न ज्ञान
और नागक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। अच्छा, ये इसका नाम होगा इनके ग्रंथ का। और भट्टोत्पल का जो समय है वो 888 ईस्वी में माना जाता है। तो ये भट्टोत्पल के विषय में हो गया। उसके बाद 5वां जो युग आता है उस युग का क्या नाम है? उस युग का नाम है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, ये क्या था? ये एक व्याख्या युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें बहुत सारी व्याख्याएं की गई। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का यह युग व्याख्या या आलोचना का युग था। इसमें व्याख्याएं की गई और आलोचना भी की गई। ठीक है, व्याख्या भी की गई और आलोचना भी की गई। वैसे मौलिक ग्रंथ भी इस युग में लिखे गए, किंतु प्रधानतः व्याख्या ग्रंथों मतलब ये जो युग है ये प्रधानतः किसका रहा? व्याख्या ग्रंथों का ही रहा। देखिए, गणित ज्योतिष के अंतर्गत फलित ज्योतिष के विभिन्न अंगों का निर्माण भी इसी युग में हुआ। जैसे जातक, मुहूर्त है नहीं, मुहूर्त, सामुद्रिक और ताजिक है नहीं, और रमल और प्रश्न जैसे फलित ज्योतिष के अंग सबसे पहले इसी युग में निर्मित हुए। यवन संस्कृति के संपर्क से ताजिक और रमल इन दो विषयों की विशेष उन्नति हुई। ठीक है, उसके बाद उत्तर मध्य के कुछ आचार्य हुए और उनका यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। जैसे भास्कर आचार्य हुए, जिनका समय 1114 ईस्वी माना गया, और इनकी एक रचना है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ध्यान रखना भाई, भास्कर आचार्य की क्या है? सिद्धांत शिरोमणि है। उसके बाद अगले कौन हैं? राजादित्य हैं, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें कर्नाटक नाम की रचना, कवि चरित, ठीक है, तो इसका जो समय माना गया वो 1120 ईस्वी माना गया। ठीक है, कर्नाटक कवि चरित। अब उसके बाद देखिए, व्यवहार गणित, क्षेत्र गणित, व्यवहार रत्न, उसके बाद जैन गणित, सूत्र टीका, चित्र सुगे और लीलावती, ये इनके ग्रंथों के नाम हैं। ठीक है, उसके बाद पद्म प्रभु सूरी नाम के एक आचार्य आए, उन्होंने भुवन दीपक नाम का ग्रंथ लिखा और इनका समय 1294 ईस्वी रहा। श्रीपति इनके ग्रंथ के टीकाकार रहे। उसके बाद अट्ट कवि, देखिए अट्ट कवि होंगे, और अट्ठमत, देखिए अट्ठ कवि, अट्ठमत 1300 ईस्वी। महेंद्र सूरी, इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है यंत्रराज, इनका समय 1292 ईस्वी। फिर उसके बाद गणेश देवज्य, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मैंने डार्क करे हैं वो महत्वपूर्ण हैं। गणेश देवज्य हैं और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है गृह लाघव नाम का एक ग्रंथ है। इनका समय 1517 ईस्वी है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और देखिए, और भी इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे लघु तिथि चिंतामणि है, बृहत तिथि चिंतामणि है, सिद्धांत शिरोमणि टीका है, लीलावती टीका है, देखिए विवाह वृंदावन टीका है, मुहूर्त तत्व टीका है, और श्राद्ध आदि निर्णय है। ठीक है, श्राद्ध आदि निर्णय है। तो ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। इनका क्या नाम है? गणेश देवज्य है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना एक जगह अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना था। इसके अलावा और भी इनके ग्रंथ हैं, जैसे छंदार्ण टीका है, और सुधी रंजनी है, यानी सुधी रंजनी तर्जनी यंत्र है, कृष्ण जन्माष्टमी निर्णय है, और होलिका निर्णय है। ठीक है, ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं। फिर उसके बाद आगे आते हैं ढूंढीराज है ना, तो इनकी रचना का क्या नाम है? जातका भरण, 1549 ईस्वी इनका समय है। फिर उसके बाद नीलकंठ देवज्य आते हैं। नीलकंठ देवज्य, इनका समय पता नहीं है, लेकिन इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है ताजिक नीलकंठ, है नीलकंठ के नाम से नीलकंठ है। देखिए, ताजिक नीलकंठ जो रचना है वो किसकी है? नीलकंठ देवज्य की है। एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है रामदेवज्य। रामदेवज्य की रचना का क्या नाम है? रामदेवज्य की रचना का नाम है मूर्त चिंतामणि, यानी मूर्त चिंतामणि किसी है? रामदेवज्य की है, और इसका क्या नाम है? मूर्त चिंतामणि है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तो ये वाली देखो, एक ये वाली, ये नाम 3 ये हो गए,
और एक ये नाम, ये वाला। कुछ इस ज्योतिष शास्त्र में आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन ये 3 नाम आपको, 4 नाम आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए कुछ टीकाकार हुए, जैसे रंगनाथ हुए, इनकी टीका है गूढ़ार्थ प्रकाशिका, समय इनका 1575 ईस्वी है, और किस ग्रंथ पर है ये, तो सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत ऊपर हमने पढ़ा था ना इसको, तो उस पर ये टीका है। उसके बाद गोविंद देवयज्ञ हैं, पीयूष धारा नाम का एक ग्रंथ है, और ये किसकी टीका है, मूर्त चिंतामणि की टीका है। नरसिंह देवयज्ञ हुए, सूर्य सिद्धांत पर टीका है इनकी, ठीक है, और सिद्धांत शिरोमणि पर भी इनकी टीकाएँ हैं। उसके बाद जैन आचार्य हैं, जैन आचार्य जो हुए हैं उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। दुर्गदेव हैं, इनका ग्रंथ है अर्धकांड, इनका समय 1032 ईस्वी है। और एक और रचना है इनकी रिट्ठ समुच्चय नाम की है, ठीक है। उसके बाद अभय प्रभुदेव हैं, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है आरंभ सिद्धि, इसका समय 1020 ईस्वी है। फिर उसके बाद मल्लीशेण है, और इनका जो ग्रंथ है आर्य सद्भाव है, इसका समय कितना है, 1043 ईस्वी है। ठीक है, 1043 ईस्वी है। उसके बाद आधुनिक युग आता है, आधुनिक युग को देखते हैं। भाई भारतीय ज्योतिष की पूर्वागत प्रगति मध्य युग में आकर अवरुद्ध हो गई थी। इसका कारण यवन साम्राज्य की प्रतिकूल परिस्थितियां थीं, जिनके आघात और आक्रमण से भारतीय ज्योतिषियों की सारी कामनाएं एवं सारे उत्साह जाते रहे। भारतीय ज्योतिष के आधुनिक युग का आरंभ ज्ञान राज किया जा सकता है। ज्ञानराज ऐसे विद्वत कुल से प्रसूत हैं जिनकी वंश परंपरा आज तक पूर्ववत बनी हुई है। इनके पिता का नाम क्या है, नागनाथ है, और पूर्व पुरुष का नाम राम था। इनका मूल घराना कहाँ है, देवगिरी दौलताबाद का था। स्वर्गीय श्री शंकर पाल कृष्ण दीक्षित ने इनके वर्तमान वंशज श्री काशीनाथ शास्त्री से उनके कुल के विषय में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करके अपनी पुस्तक में उसका पूरा विवरण दिया है। ज्ञानराज शक संवत 1425 ईस्वी में हुए हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या है, सिद्धांत सुंदर है, जिस पर उनके पुत्र चिंतामणि ने टीका लिखी है। इसके नाम से जातक साहित्य और संगीत विषयक एक ग्रंथ भी उल्लेख मिलता है, यानी एक ग्रंथ का भी उल्लेख मिलता है। ताजिक नीलकंठी के रचयिता नीलकंठ का समय 13वीं शताब्दी माना गया है। अच्छा, ऊपर हमने समय नहीं लिखा था ना, देखिए यहाँ पर हमने समय नहीं लिखा था, यह है ताजिक नीलकंठ। इनका जो समय है वो कितना है, 1300 ईस्वी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये समय क्या है, 1300 ईस्वी है। कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, 13वीं शताब्दी है, ठीक है। अपने इस ग्रंथ की रचना उन्होंने शक 1509, अच्छा 1509 कब की है, 1509 ईस्वी में की थी। ये शहंशाह अकबर के दरबारी थे। सुधारक द्विवेदी के कथानुसार मिथिला में प्रचलित जात पद्धति के लेखक भी नीलकंठी थे। इन्होंने शक 1480 में मध्यम ग्रह सिद्धि ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद ये इतनी सारी चीज़ें थी हमारी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई। उसके बाद अगला जो वेदांग आता है वो हमारा कल्प आता है। तो कल्प के विषय में जान लेते हैं। देखिए, कल्प का अर्थ है, आचार्य सायण ने कल्प का अर्थ दिया है जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। यज्ञ विधि जो होती हैं हमारी, उनका समर्थन किया जाता है या उनका प्रतिपादन किया जाता है, उनको ऐसे ग्रंथों को हम कल्प ग्रंथ कहते हैं। देखिए, ऋग्वेद प्रातिशाख्य की टीका में विष्णु मित्र ने कहा है कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों यानी यज्ञ इत्यादि का
सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प सूत्रों के भेद। कल्प सूत्रों में प्रमुख 4 भेद हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। अब क्या है स्रोत सूत्र, क्या है गृह सूत्र, क्या है धर्म सूत्र और क्या है शुल्ब सूत्र। देखिए, स्रोत सूत्रों में वेदों में वर्णित बड़े यज्ञ याग इष्टियों का विस्तृत विवेचन और वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद जो गृह सूत्र है, इसमें गृहस्थ से संबंध 13 संस्कार जो हैं और 5 महायज्ञ, 7 पाकयाग, उसके बाद गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन और कृषि कर्म आदि से संबद्ध यज्ञों की विधियां बताई गई हैं। इसके अलावा जो धर्म सूत्र है उसमें आचार्य संहिता से संबद्ध ग्रंथ हैं। ये स्मृतियों के पूर्व रूप हैं। इनमें वर्णाश्रम के कर्तव्य, आचार विचार, मान्यताओं और सामाजिक जीवन के कर्तव्य अकर्तव्यों का विशद वर्णन है। इसके बाद शुल्ब सूत्र की बात करते हैं। तो शुल्ब सूत्र जो है ये शुद्ध रूप से गणित शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। इनमें गणित शास्त्र के अंग, ज्यामिति शास्त्र से संबंध अनेक प्रमेय दिए गए हैं। तो ये थी हमारी कल्प वेदांग के विषय में जानकारी। ठीक है, तो कल्प के विषय में हमें इतना ही जानना है और हमने प्रत्येक वेद के कल्प सूत्र हमने देखे हैं, तो उनको याद करने की हमने ट्रिक भी देखी थी। तो सबसे पहली जो कक्षा है उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। जो चीज़ें यहाँ से आपको लगें कि महत्वपूर्ण हैं उनको आप लिख लेना, और यदि आपको नहीं लिखना तो आप इन PDF को निकलवा सकते हैं। ये सारी की सारी PDF आपको ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से जा करके इनको आप प्रिंट आउट निकलवा लो, या जो भी आप टाइप कर लो, खुद प्रिंट आउट करवा लो, या जैसे भी आप करना चाहो ऐसे कर लेना। ठीक है, चलिए आपसे हम अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे।